हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। तो यह घटना चक्र का सीरीज चल रहा है जिसमें कि आज है राज व्यवस्था पॉलिटी का सेगमेंट है और इसमें पढ़ाया जाने वाला है शासन प्रणाली जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। पीछे कई सारे वीडियो बना दिए गए हैं, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो को देखिए। और यहाँ पर कुछ शेड्यूल बनाया गया है जो कि पॉलिटी का सुबह 7 बजे, जियोग्राफी का सुबह 8 बजे, इन्वायरमेंट का सुबह 9 बजे, इकोनॉमिक्स शाम 5 बजे और ये साइंस क्वेश्चन शाम 6 बजे है और हिस्ट्री शाम 7 बजे है। इन सभी का भी वीडियो अगर नहीं देखा है तो जाइए उसको चैनल को खोलिए और देखिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें चैप्टर है शासन प्रणाली। तो इसके नोट्स हैं। राजतंत्र यह शासन का प्राचीनतम रूप है जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है जो राजमुकुट धारण करता है। वह आनुवंशिक उत्तराधिकारी के आधार पर पद ग्रहण करता है। कुलीन तंत्र इसे अरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में निहित होती है तथा वही इसका प्रयोग करते हैं। तानाशाही से इसे अधिनायक तंत्र भी कहा जाता है। यह एक ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है तथा किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि तानाशाह की तरह होता है और किसी से, इसमें कोरिया का है, उत्तर कोरिया, कुछ भी करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर होता है प्रजातंत्र। वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप प्रजातंत्र होता है जिसे डेमोक्रेसी। ध्यातव्य है कि प्रजातंत्र वहां विद्यमान होता है जहां जनता में सत्ता निहित होती है, अर्थात जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं जिनमें प्रमुख है संघात्मक शासन तथा एकात्मक शासन। इन शासन प्रणालियों को व्यवहारतः संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व हैं संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग तथा सरकार या सत्ता। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है। इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। वर्ष 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था, क्योंकि उस समय भारत पर भारत की जनता का शासन नहीं था बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है एवं कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति बहुमत तक रहता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप में बांटा गया है। यहाँ सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप में एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिसे हम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं में समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है, जैसे कि अमेरिका का है। देखिए आगे लिखा भी है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकरण होती है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। यहाँ पर भी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है और मंत्रियों चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र ही होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है। अतः भारतीय लोकतंत्र में जन प्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों को संविधान में स्पष्टतः विभाजित किया गया है, इसलिए संविधान को परिसंघी भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में
परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान तथा राज्य में असमान प्रतिनिधित्व शामिल है। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय यह है कि जिसे भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं, परंतु भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है। केसी वियर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। मतलब न ज्यादा कठोर है न ज्यादा लचीला ही है कि कोई भी संशोधन कर दे, और न ज्यादा कठोर बनाया गया है। यह कथन केसी वियर का है। बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये बी आर अम्बेडकर कहते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इतने सारे नोट्स थे, तो नोट्स को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ना होगा तो पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो यहाँ ऑप्शन ए है, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाहरी नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। ऑप्शन बी है, एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित कर रखने का अधिकार रखते हैं। ऑप्शन सी है, बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते हैं, आए हैं नहीं। और ये डी है, एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से रह रहे समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाहरी नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसका एक संगठित सरकार है। तो ऑप्शन ए सही होगा। तो ये देखिए आईएएस प्री का क्वेश्चन है जो कि 2021 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो यह है संप्रभुता। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो स्टेटमेंट नोट दिया गया है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन ए है, दूसरा वाला गलत है। अब है चौथा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो यह है संसदात्मक है। यह शासन प्रणाली की समानता दो पद्धतियां हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। मतलब कि अगर एक पीएम है तो एक प्रेसिडेंट का है, तो इसमें दोनों ही शामिल किया गया। तो भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर यहाँ पे संसद शासन व्यवस्था में कार्यपालिका में विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, संसदात्मक शासन व्यवस्था में तो ये है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ये 2010 क्वेश्चन है। फिर है 6 नंबर, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई भी जा सकती है। तो ऑप्शन बी सही होगा। 7वां है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो ये है यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है जिसे भारत में होता है न्यायिक पुनर्लोकन की प्रणाली, जो कि यही होता है, उसमें नहीं होता है। किसमें? यूके में नहीं होता है। देखिए आईएएस 1998 क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? तो इसमें एक दिया है, जहां तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। और दूसरा दिया है, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। दोनों सही है। तो ऑप्शन सी। यहाँ इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया तो पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक कर। नेक्स्ट चलते हैं।
10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो ये होती है अधिशात्मक नहीं है। क्या संसद वाला है, संसदात्मक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक सरकार है। 11 क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ये है राष्ट्रपति पद्धति का सरकार। यहाँ पे तो पीएम चलाते हैं, राष्ट्रपति चलाते नहीं है। क्या धर्मनिरपेक्ष है, संसदीय है, संघीय है, तीनों है, बस राष्ट्रपति वाला नहीं है। 12वां है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि यहाँ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो कि मंत्रिपरिषद का गठन होता है वही। ये इसमें अनुच्छेद 75 के 3 में आते हैं सब। 13वां क्वेश्चन है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ है यह है कि? तो यह है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। IAS 2017 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? तो एक है, मंत्रिमंडल के सदस्य पढ़ते पढ़ते दिमाग रखा जा रहा है। चलिए, पहला है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा है, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। दूसरा है। तीसरा है, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो इसमें देखिए 1 और 2 सही है, लेकिन राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नहीं होता है, ये गलत है, प्रधानमंत्री होते हैं। तो 15वां क्वेश्चन है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसमें देखिए उपयुक्त में से ये एक से अधिक है, तो इसको पहले पढ़ते हैं। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। देखिए राष्ट्रपति तो नहीं है, ये गलत है। बाकी लेकिन ये विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है, ये दोनों स्वतंत्र हैं, ये सही है। तो देखिए, शासन प्रणाली के समांतर 2 पद्धतियां होती है, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए व्यवस्थापिका है ना, तो विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पे फिर संस्थात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों के न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, देखिए ये नहीं होते हैं, बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो ये है, इसमें सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक कार्यविधि है। देखिए 2017 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। तो ये होते हैं राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। इसमें 4 स्टेटमेंट है। पहला है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सच्चा भारत की जनता में निहित होती है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो इसमें ये 3 है, लेकिन ये चौथा वाला गलत है कि एक शक्ति का प्रावधान करती है, गलत है, एकीकृत नहीं है। 19वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें विचार है, तो यहाँ है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही बात है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, ये भी ठीक है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ठीक है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी ठीक है, यानी कि चारों सही है, यानी कि ऑप्शन डी चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो ये है सत्तावादी सरकार। बाकी संविधान संघ सरकार है, विधि का शासन, लोकतांत्रिक सरकार है। 21वां है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार प्राप्त होता है। तो ये है भारतीय संविधान से। नेक्स्ट है, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? तो ये है कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध है। देखिए IAS 2021 क्वेश्चन है। 23वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और फिर R है, भारत का अपना एक संविधान है। तो देखिए ये दोनों सही है, लेकिन इसका सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुशासन की व्यवस्था नहीं है? तो ये है लाल फीताशाही। बाकी जवाबदेही, कानून का नियम, पारदर्शिता, तीनों है। कहीं लाल फीताशाही नहीं है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, तो ये होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना है। देखिए हम लोग के इसमें संविधान में DPSP में इसका कल्याणकारी राज्य का व्यवस्था किया गया है। 26 है, राज्य हर जगह है, यह अंतराल
शायद ही कोई जोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की, मतलब ये कौन बोला है, किस धारणा को व्याख्या करता है, कह रहा है। तो ये कल्याणकारी राज्य का डीपीएसपी के बारे में हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, तो ये होता है साम्यवादी। बाकी कल्याणकारी राजनैतिक समाजवादी है, साम्यवादी नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो यह होता है कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, तो ये होती है जनता, जनता में ही सब है। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है, तो इसमें होता है एकल कार्यपालिका में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसमें बताना है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, तो ये बताता है कि ऊपर वाली सभी तथ्य जो कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति में अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है जो कि, और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। ये तीनों सही है, यानी कि इसका ऑप्शन डी होगा, ऑल अबव। अब है 32 क्वेश्चन, यहाँ पर है प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो ये हुआ था यूएसए में, जो कि अभी तक है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो ये होती है जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त होता है, तो इसको कहते हैं प्रजातंत्र। 34 नंबर, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है, तो ये होता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। ये देखिए आइए 2017 का है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है कि लोकतंत्र एक उत्कृष्ट गुण यह है कि साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की जरूरत होती है, इसलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतांत्रिक नागरिकता एक बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोगों को राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की जरूरत होती है। इन निर्णयों के लिए नागरिक एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि विकसित करते हैं, मतलब बुद्धि का विकास करते हैं। 35 क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, तो इसको कहते हैं भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। बाकी सब तो ये ऑप्शन सी सही है, वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, तो इसमें होता है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, जो कि जैसे कि निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का और नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की। निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, तो इसको कहते हैं केंद्र और राज्यों के बीच की शक्तियों का वितरण। भारतीय संविधान कैसा है, तो यह है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, तो ज्यादा न कठोर है और न ही लचीला है, तो ये थोड़ा सा कठोर भी है, थोड़ा सा लचीला है, इसको ऐसे कह सकते हैं। 39, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु, मतलब अंतर जो है उनको कौन से बिंदु दर्शाया गया है, तो ये ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका, तो ये ऑप्शन बी है न्यायिक समीक्षा, जो कि वहां पर नहीं है। निम्न कथनों पर, मतलब इसमें देखिए कथनों का कारण है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है क्योंकि उसने एक बहुशक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो देखिए इसमें ये दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। अब 41 नंबर है, कथन कारण जो है, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है क्योंकि भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है, मतलब ये वाला सही है, संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, लेकिन भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ये वाला गलत है, संघीय राज्य है। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है, तो यह है न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, मतलब न्यायपालिका के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया जाता है। देखिए 2021 का क्वेश्चन है, आइए इसका 43 है, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, तो यह होता है एकहरी नागरिकता। नेक्स्ट है, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं, तो इसको पहले पढ़ते हैं। लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, संवैधानिक संकट, एक सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए ये ऑप्शन डी है, जो कि
4, 6 और 7 को ले रहा है। 4, 6 और 7 यानी राज्यपाल की नियुक्ति और राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति और संवैधानिक संकट, ये तीनों हैं, बाकी सब नहीं, गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो रोक दे रहा हूं मैं, तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो देखिए इसमें है, इसमें डायरेक्ट आंसर देखते हैं। सेकेंड, थर्ड, 5। सेकेंड राज्यपालों की नियुक्ति है, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है, और 5वां है आपका अखिल भारतीय सेवाएं। बाकी न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। इसमें ये एकात्मक तत्व का व्यवस्था दिखाता है, तो ये नहीं है, एकात्मक नहीं होता है। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? इसमें 4 स्टेटमेंट है। तो इसमें दिया कि संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था का प्रस्तावना करता है, सही है। एकात्मक झुकाव का इसमें सशक्त मिश्रण है, ये भी ठीक है। कह रहा है कि दोनों संघ तथा राज्य विधान विधेयक है प्रभुता संपन्न है, नहीं, ये ऐसा तो नहीं कहा गया कहीं। विधायिका, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई है, नहीं, गलत है। तो इसमें सिर्फ 1 और 2, देखिए 1 और 2 बी में है। कथन और कारण है, तो कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। देखिए दोनों सही है, तो सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कथन और कारण का है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है क्योंकि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, सही कह रहा है, सही यानी ए और दोनों सही है, और सही स्पष्टीकरण भी है। 49 है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो इसमें देखिए 2 है, महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने। कथन है और कारण है, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था, सही है। क्योंकि विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है, तो ये भी सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी है। देखिए सही व्याख्या कर रहा है, सॉरी, इसमें ए और दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है, दोनों सही है। 51 नंबर क्वेश्चन है, कथन और कारण है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता में एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्य शैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो देखिए ये सही, दोनों सही हैं, सही व्याख्या करते हैं। अब फिर कथन और कारण है, महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं क्योंकि भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो देखिए इसमें भी दोनों सही है, दोनों स्पष्टीकरण करता है। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? तो देखिए इसमें अनेक संविधानों का अनुभव समाविष्ट है, सही बात है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, कुछ संही है इसमें। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, ये भी ठीक है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, दोनों के लिए है, इसीलिए इसको ये बल्क में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह है कि यूएसए में सरकार की संघीय प्रणाली है, मतलब वहां पे प्रेसिडेंशियल है, ये कर रहे हैं। 55 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो यह है कि यह एक संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, बाकी यही गलत है। बाकी ये भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, केंद्र और राज्यों की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, संघबद्ध होने वाली इकाइयों के राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है। प्री का क्वेश्चन है IAS 2017 का। कथन और कारण है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है क्योंकि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो देखिए ये दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है क्योंकि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहे हैं। देखिए PCS 2007 का क्वेश्चन ये है।
2017 का बीपीएससी क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो यह एक प्रकृति में संघीय है, किंतु भावना में एकात्मक है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो ये जी ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो ये कहा था केसी वीयर ने। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो ये है केसी वीयर। ये कहे थे कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। 62 है, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है? तो ये कहते हैं बी आर अम्बेडकर। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया था? तो यह है हर्बर्ट साइमन। 64 है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ये 2018 का है, फ्री का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विकास शासन प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो ये है फ्रेड डब्ल्यू रिग्स। 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? तो ये हेनरी फेयोलगर है। 67 है, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने का कारण है, यह कथन दिया गया है। तो ये डब्ल्यू.बी. डानहम द्वारा। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? कौन एक नहीं है बताना है। तो यह है सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, ये नहीं है। बाकी है एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सही है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचन प्रधान में निहित हो, सही है। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को हो, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? तो इसको शक्तियों का परिसीमन, ठीक है, और विधि के समक्ष समता, ठीक है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व नहीं बल्कि जनता के प्रति सरकार का उत्तरदायित्व, ये गलत है। बाकी स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार है, तो इस प्रकार 1, 2, 4 है, 1, 2, 4 सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। दूसरा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, यानी कि दूसरा वाला सही है, पहला गलत है। ये पढ़ लीजिए एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट देखते हैं, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। तो यह है सीमित सरकार। 72 है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? तो ये करेंगे स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। आईएएस प्री 2019 का क्वेश्चन है। समाज में समानता होने के एक निहितार्थ यह है कि उसमें होता है विशेषाधिकारों का अभाव होता है, जो कि देखिए 2017 का आईएएस क्वेश्चन है। देखिए 2017 के आईएएस क्वेश्चन इसमें कितने बार पूछे गए इसी से, शासन प्रणाली से। शासन प्रणाली पढ़ना बहुत जरूरी होता है। समानता एक सामान्य अर्थ यह हुआ कि रंग, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है और किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है। अतः समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। अब 74, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है? तो देखिए इसमें है ये अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, तो नहीं। ये अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, ये भी नहीं। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, ये ठीक है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, नहीं। तो ये ऑप्शन नहीं देखिए सही है, 3 वाला। 75 है, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की थी? तो ये होता है नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन के केंद्र बिंदु। क्या है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन संख्या 12 नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन के केंद्र बिंदु यानी सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नमेंट में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई है तथा सुशासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों का उल्लेख है। चलिए 76 देखते हैं।
भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? तो ये होता है अंतरराज्य परिषद में एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, सही है। वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, ये भी ठीक है। एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवा, ये भी ठीक है, यानी उपरोक्त सभी है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी है? तो ये होता है 1980 के दशक में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यद्यपि 1960-70 के दशक से ही देश में विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा था और कुछ राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल भी गए थे, परंतु वास्तव में भारत में संस्थात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर 1980 के दशक 1971 से 80 में खिसकी, जबकि बहुत से राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं रहा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं इस टॉपिक के। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे राष्ट्रीय प्रतीक। तो इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। तो आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और अगर कोई आप लोग के मन में सुझाव हो और अगर वीडियो से संबंधित अपने सुझाव कमेंट में दीजिए और बताइए कि इसमें क्या कोई मॉडिफिकेशन करने लायक है और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो उसको भी बताइए। तो चलिए बने रहिए हमारे ऐसे वीडियो के साथ। नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।